हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज आज आपके साथ वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारी न्यूज़ जो मैं आज आपके साथ करंट अफेयर में शेयर कर रहा हूं, ये एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और इन्हें नोट करके चलिएगा। जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि उसमें इससे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर पूछी जाएगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक करंट अफेयर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पिक्चर्स के साथ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को। यहाँ मैं कुछ फैक्ट भी आपको साथ साथ बताता चलूँगा जिनको आप नोट करना। तो करंट अफेयर के साथ साथ आपको कुछ ऐसी बातें भी पता चलेंगी जो कि स्टैटिक होंगी और आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी। तो चलिएगा इन्हीं इवेंट को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, एक स्लाइड है जो कि आपको दिखाई दे रही है, जिसमें लिखा है ऑपरेशन ब्रह्मा और मोदी जी का फोटो बना है। तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था अभी इंडिया ने म्यांमार, जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है, वहां पर अर्थक्वेक आ गया था तो वहां मेडिकल हेल्प भेजी है। तो इसलिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है म्यांमार को भारत की तरफ से सहायता देने के लिए। तो ये इंडिया ने मेडिकल हेल्प भेजी है, मेडिकल हेल्प भेजी है म्यांमार को, म्यांमार। क्लियर? तो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर अर्थक्वेक आ गया था और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पड़ोसी की मदद करें। इसीलिए मोदी जी ने म्यांमार को मेडिकल हेल्प भेजी और उसके लिए कुछ एक ऑपरेशन अभियान चलाया गया है वहां पर सहायता सामग्री भेजने के लिए, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन ब्रह्मा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने म्यांमार को सहायता देने के लिए चलाया है। क्लियर? यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं कैपिटल और करेंसी आपको बता देता हूँ म्यांमार की, जो कि एक फैक्ट में आपके लिए काम करेगी। करेंसी कैपिटल है न्यूपीडो, न्यूपीडो कैपिटल है और क्या म्यांमार की करेंसी है। क्लियर? तो यहाँ आपको क्या पता चला, ऑपरेशन ब्रह्मा किसने चलाया? इंडिया ने, इसलिए म्यांमार को मेडिकल हेल्प देने के लिए। तो यहाँ लिख दिया है इंडिया मेडिकल हेल्प टू म्यांमार, और कैपिटल क्या है म्यांमार की? न्यूपीडो, और करेंसी क्या है? क्यात है। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा कि लिखा है कि IIM अहमदाबाद इज ऑल सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। यानी कि IIM अहमदाबाद जो है, IIM अहमदाबाद जो है वो अपना इंटरनेशनल कैंपस लॉन्च कर रहा है। क्या कर रहा है? इंटरनेशनल कैंपस लॉन्च कर रहा है, इंटरनेशनल कैंपस। और कहाँ लॉन्च कर रहा है? वो कर रहा है दुबई में। कहाँ कर रहा है? दुबई में। और दुबई जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक शहर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक शहर है। वहां पर IIM अहमदाबाद पहली बार अपना इंटरनेशनल कैंपस लॉन्च करने जा रहा है, जो इस साल के सितंबर 2025 तक लॉन्च कर देगा। क्लियर? यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा UAE, जो कि एक गल्फ कंट्री है और जिसकी करेंसी मैं आपको बता देता हूँ, करेंसी है दिरहम। क्या है? दिरहम, दिरहम इसकी करेंसी है, दिरहम UAE की करेंसी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है अबू धाबी, अबू धाबी UAE की कैपिटल है, और दुबई एक बड़ा शहर है UAE का। करेंसी क्या है? दिरहम, दिरहम करेंसी है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया है कि IIM अहमदाबाद पहली बार अपना इंटरनेशनल कैंपस लॉन्च करने जा रहा है दुबई में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2025 में, जिसमें टॉप पे कौन है?
फिनलैंड ने टॉप किया है, सबसे टॉप पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में जो देश है वो कौन सा है, फिनलैंड है। आप ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में टॉप पे कौन सा कंट्री है, फिनलैंड। और साथ ही यहाँ पर इंडिया की रैंक भी आपसे पूछी जा सकती है। इंडिया की रैंक कौन सी है, 118वां स्थान मिला है भारत को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2025 में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फीमेल का फोटो आपको दिखाया जा रहा है जिनका नाम है निधि तिवारी। निधि तिवारी, ये है निधि तिवारी जो कि 2014 बैच की IFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर हैं ये। और इनको अपॉइंट किया गया है मोदी जी की प्राइवेट सेक्रेटरी इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये, क्योंकि ये यंगेस्ट है, यहाँ पे लिखा है यंगेस्ट 2014 बैच, तो निधि तिवारी जी को ये इस पोस्ट पर आने वाली वो सबसे यंगेस्ट है और इनको PM मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। तो इनका नाम याद रखें, पेज देख ले ध्यान से। ये निधि तिवारी है जिन्हें मोदी जी का प्राइवेट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है हाल ही में, और ये इस पोस्ट पे आने वाली यंगेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है नेतुम्बो नंदी नदेत्वहा। नेतुम्बो नंदी नदेत्वहा, इनका नाम चर्चा में बना हुआ है और ये नदेत्वहा के नाम से खूब चर्चा बनी हुई है क्योंकि ये फर्स्ट क्या है, नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है और नामीबिया की कैपिटल है विंडहॉक। नामीबिया की कैपिटल है विंडहॉक और नामीबिया एक अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है। क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं नदेत्वहा जी जो है वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है नामीबिया की। इनका नाम भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नामीबिया की जो अभी फर्स्ट फीमेल बनी है कौन है, नदेत्वहा जी, या इनका पूरा नाम देकर के नेताम्बू नंदी नदेत्वहा किस देश की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं एमिनेंट हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला जी कन्फर्ड विद ज्ञानपीठ अवार्ड 2025। तो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, आप देख सकते हैं विनोद कुमार शुक्ला जी को। विनोद कुमार शुक्ला जी को 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2025 में। यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 59th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है शुक्ला जी को, विनोद कुमार शुक्ला जी को। यहाँ में ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड और कुछ पुराने क्वेश्चन जो कि फैक्ट बन चुके हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था, फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था जी शंकर कुरूप जी को। जी शंकर कुरूप जी को मिला था, जो कि उनको मिला था मलयालम के लिए, मलयालम लैंग्वेज के लिए उनको मिला था और ये मिला था उनको 1965 में। 1965 में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था जी शंकर कुरूप जी को 1965 में। ज्ञानपीठ अवार्ड साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं और उसके साथ इंग्लिश में ये दिया जाता है। तो वो भाषाएं हैं शामिल जिनमें अवार्ड दिया जाता है जो 8वीं अनुसूची में है, 8th शेड्यूल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, साथ ही इंग्लिश भी। तो इंग्लिश और 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट फीमेल कौन थी जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, फर्स्ट फीमेल जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, तो वो थी आशा पूर्णा देवी, जो कि बांग्ला भाषा के लिए जिनको दिया गया था अवार्ड, बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था।
यहाँ पे येलो कलर से आ नहीं रहा है तो मैं रेड कलर यूज कर लेता हूँ, इसे हटा देता हूँ, यहाँ से दिख नहीं रहा है। ये बांग्ला के लिए दिया गया था, बांग्ला के लिए दिया गया था। और बात करें फर्स्ट हिंदी में किसे दिया गया था? हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को। सुमित्रा नंदन पंत जो कि हिंदी के फेमस लेखक थे, सुमित्रा नंदन पंत जी हिंदी के साहित्यकार थे, उनको दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी को। और बात करें पहली बार इंग्लिश में किसको दिया गया था? इंग्लिश में तो वो दिया गया था जी अमिताभ घोष जी को। तो ये नाम भी आप याद रखें साथ में कि पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है? जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। फर्स्ट फीमेल कौन थी जिनको सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था? तो आशापूर्णा देवी थी, जिनको बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। और पहली बार हिंदी में किसको दिया गया ज्ञानपीठ अवार्ड? तो वो दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत जी को, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। और सबसे पहले इंग्लिश में किसको दिया गया? अमिताभ घोष जी को। तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन में बनाने में यूज कर सकता है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है ज्ञानपीठ अवार्ड से, करंट अफेयर का तो बन ही सकता है। साथ में जो स्टैटिक फैक्ट है ज्ञानपीठ अवार्ड को लेकर के कि पहली बार हिंदी में किसको मिला, पहले महिला किसको मिला, और इंग्लिश में किसको मिला, या सबसे पहले किसको मिला, इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इनका विशेष ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा, ये आपके काम आएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, और 2025 को जो वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है इस बार 22 मार्च में, उसका थीम क्या रहा है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इस बार के वर्ल्ड वाटर डे का थीम था। अक्सर हमारे एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं कि इस बार ये जो डे मनाया गया था इसका थीम क्या था, चाहे वो इंटरनेशनल वुमेन डे हो, चाहे वो वाटर डे हो, या चाहे वो NRI डे हो। इस तरह से जो उनके थीम होते हैं, तो थीम भी हमसे करंट अफेयर में पूछ लेते हैं। तो ये हमें याद करते हुए चलना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे लिए कि वर्ल्ड वाटर डे का 2025 में क्या थीम रहा था? तो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर का संरक्षण इस बार के वर्ल्ड वाटर डे 2025 का थीम था, जो कि 22 मार्च को मनाया गया था इस बार। क्लियर? तो यहाँ मैं कुछ और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? गंगा को, जो माँ गंगे है हमारी गंगा रिवर, उनको 2008 में नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया था, नेशनल रिवर के लिए घोषित किया गया था, नेशनल रिवर बनाया गया था उनको। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा नमामि गंगे अभियान। नमामि, ये कई बार इन योजनाओं के लिए, इन अभियान के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, इसलिए मैं ये आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखवा के चल रहा हूँ। नमामि गंगे अभियान ये कब चलाया गया? तो नमामि गंगे अभियान जो है ये चलाया गया है आपका जुलाई 2014 से। जुलाई 2014 से नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है। ये आप नोट करके रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये आपसे इस तरह की कोई योजना, कोई प्रोग्राम पूछ लें जो पुरानी हो और आप शायद उसे स्किप करके जा रहे हो, तो ऐसा ना करें प्लीज, इनको याद करते चलें। ऐसे ही जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान, ये जल शक्ति अभियान है जो कि ये आपका चलाया गया है 1 जुलाई 2019 से। 1 जुलाई 2019 से ये जल शक्ति अभियान चलाया गया है, जिसमें 256 जिलों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोग वर्षा जल संचयन के लिए तरीके सीखें और आगे पानी की होने वाली कमी को दूर कर सकें या अपनी जरूरत के पानी को स्टोर कर सकें। इस तरह से जल शक्ति अभियान में वर्षा के पानी को संचयित किया जा रहा है। एक लास्ट है इसमें जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन है जो कि 15 अगस्त 2019 से चलाया जा रहा है। तो इस तरह की किसी योजनाओं का ईयर भी आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं।
और ये इसका उद्देश्य था जल जीवन मिशन का 2024 तक हर गांव तक पानी पहुंचाना, हर विलेज को वाटर सप्लाई अच्छे से हो सके, ये जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। तो इस तरह से मैंने आपको क्या बताया, गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। साथ ही मैंने बताया नमामि गंगे अभियान जुलाई 2014 से चलाया जा रहा है। आप याद रखना, किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं कि या फिर ऐसा कर दें, लिस्ट बना करके दे दें कि एक तरफ 4 योजनाएं दे दें और एक तरफ उनके डेट दे दें कि मैच करो। तो मैच तो तभी करेंगे ना जब ईयर पता होंगे। तो साथ साथ मैं जैसे वीडियो में बोलता रहता हूँ तो या कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता रहता हूँ, तो जब आप इनको इकट्ठा करके याद करेंगे तभी तो आप एग्जाम में इस चीज को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो साथ ही आगे देखते हैं जल शक्ति अभियान जो कि 1 जुलाई 2019 का है, और जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को चलाया गया था। तो हमने रेफरेंस लिया था वर्ल्ड वाटर डे का और उसके थीम का, साथ ही वाटर से रिलेटेड कुछ अभियान जो हमारे देश में चलाए जा रहे थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आगे चलते हैं। अब हम हमारे सामने है इंटरनेशनल वुमेन डे। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया गया, जिसका थीम था एक्सिलरेट एक्शन। क्या थीम था? एक्सिलरेट एक्शन। ये वुमेन डे का, इंटरनेशनल वुमेन डे का थीम था और ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन पर भी बोला था कि इस तरह की चीजें हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि क्या थीम रहा, और साथ में ये भी पता चल रहा है आपको कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, और थीम क्या था? एक्सेलरेट एक्शन। क्लियर? तो ये आप याद करके चलें। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ ट्रेड से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, और ऐसे कई बार ऐसी न्यूज साइड में रह जाती हैं, हम पढ़ने से छोड़ देते हैं और हमारा रह जाता है और एग्जाम में आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज जो बिल्कुल स्पेसिफिक है वो भी आपके सामने हम लेकर के आने की कोशिश करेंगे, ताकि आप ऐसा क्वेश्चन अगर इनसे रिलेटेड एग्जाम में आए तो उन्हें अटेम्प्ट कर पाए। देखिएगा यहाँ पे नाम लिखा है मिजोरम, जो कि हमारा उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। वहाँ एक विशेष प्रकार का फूल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इमेज में देख सकते हैं। इसका नाम है एंथूरियम फ्लावर। एंथूरियम फ्लावर, तो यहाँ आप ध्यान से देख लीजिएगा, एंथूरियम फ्लावर ये मिजोरम में पाया जाता है। मिजोरम में ये फूल उगता है, एंथूरियम फ्लावर। कहाँ? मिजोरम में। मिजोरम जो कि हमारा एक नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, और यहाँ से ये फूल जो कि एंथूरियम फ्लावर है, इसे एक्सपोर्ट किया गया है, भेजा गया है, बाहर भेजा गया है, ट्रेड पर्पस से, बेचने के पर्पस से एक्सपोर्ट किया गया है। कहाँ को? सिंगापुर को। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है कि मिजोरम से कौन सा फूल एक्सपोर्ट किया गया है सिंगापुर को, या मिजोरम से एंथूरियम फ्लावर कहाँ एक्सपोर्ट किया गया है? सिंगापुर में। और मिजोरम ने जो सिंगापुर को फ्लावर एक्सपोर्ट किए हैं वो कौन से? एंथूरियम फ्लावर। तो इस तरह से लैंग्वेज बदल बदल के एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। आपने देखा ना मैंने किस तरह से 3 क्वेश्चन बनाए कि मिजोरम ने सिंगापुर को कौन सा फूल एक्सपोर्ट किया है, या फिर मिजोरम ने एंथूरियम फ्लावर कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट किया है, या एंथूरियम फ्लावर जो सिंगापुर को एक्सपोर्ट किए गए हैं वो भारत के किस राज्य से भेजे गए हैं। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप ध्यान से इन चीजों को तैयार करें। क्लियर? आगे देखते हैं। यहां लिखा है 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया। 21 मार्च को, ये लिखा है आपका 21 मार्च। 21 मार्च को क्या मना रहे हैं, ये क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च। और वही थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका थीम क्या रहा है? फॉरेस्ट एंड फूड, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका थीम क्या था इस बार 2025 में? फॉरेस्ट एंड फूड, ये इसका थीम था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट किया गया है, उसका थीम है फॉरेस्ट एंड फूड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर?
आगे देखिएगा, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है अजय सेठ, मिस्टर अजय सेठ को फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। अजय सेठ जी को आप यहां देख सकते हो, अजय, मिस्टर अजय सेठ को क्या अपॉइंट किया है, फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्तीय सचिव। यहां मैं एक बात बताना चाहूंगा, वित्त सचिव से मुझे याद आ रहा है कि जो हमारा 1 रुपी नोट होता है, 1 रुपी नोट, 1 रुपये 1 रुपए का जो नोट होता है, उस पे जो सिग्नेचर होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी के होते हैं, यानी कि वित्त सचिव के ही होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के ही होते हैं। नॉर्मली जो बाकी सारे नोट हैं 10 का, 5 का, 100 का, 50 का, 500 का, इस तरह से जो नोट होते हैं उन सब पे साइन किसके होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। बट जो 1 रुपए का नोट होता है, वो 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है और उस पे वित्त मंत्रालय के सचिव के, यानी कि वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। साथ ही ये तो आपको पता चल ही रहा है स्क्रीन पे देख के कि अभी हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है, मिस्टर अजय सेठ को। क्लियर? तो इस तरह से आज की वीडियो में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे, और मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि करंट अफेयर से रिलेट करती होंगे और एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो आपके साथ लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।